हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी स्वर्णिम भारत की, उसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इसके 2 पार्ट मैंने पहले भी बना चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा पार्ट 3 है। उस 2 पार्टों मैंने आपको बताया। जो पहला पार्ट, उसमें प्रारंभ से लेकर महाजनपद काल और मौर्य वंश के बारे में बताया। दूसरे में जो अशोक राजा है और जो सोमू वंश है, उसके बारे में मैंने बताया। ये 2 पार्ट आप मेरे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे सातवाहन वंश और गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो सातवाहन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले सातवाहन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो सर्वप्रथम लिख देता हूँ यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य। तो सातवाहन साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये देखते हैं कि सातवाहन साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। इसकी नींव किसने डाली, इसकी जो स्थापना है, इस साम्राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसकी नींव डाली थी जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है, वहां पहले उसे सिर्फ आंध्र कहा जाता था। तो आंध्र में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में कृष्ण नदी की घाटियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिमुक। क्या नाम था? सिमुक नाम था। इसने आंध्र में जो गोदावरी या कृष्ण नदी की घाटियों में एक वंश की नींव डाली थी, जिसका क्या नाम था? सातवाहन वंश। और इन्होंने 60 ईसा पूर्व में इस वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 60 ईसा पूर्व में। जो आंध्र प्रदेश है, उसमें गोदावरी और कृष्ण नदी की घाटियों में एक व्यक्ति था सिमुक, जिसने 60 ईसा पूर्व में इस वंश की नींव डाली थी। और इसे जो सातवाहन वंश या आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश या आंध्र वंश भी कहा जाता है। कौन से वंश को? सातवाहन साम्राज्य को। तो अब आगे बात करते हैं जो सातवाहन जो सिमुक था, इसके बारे में। इसकी नींव किसने डाली थी? सिमुक ने डाली थी। कब डाली थी? 60 ईसा पूर्व में। और ये जो सिमुक का शासन काल रहता है, इन्होंने जो आंध्र भाग है, इसमें 37 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। कब तक? 37 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो आंध्र प्रदेश में जो अपना वंश है सातवाहन वंश, इसमें कितने वर्ष शासन किया था? 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो सिमुक है सातवाहन वंश के संस्थापक, इन्होंने शासन किया था। और जब सिमुक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका बेटा आता है सातकर्णी प्रथम। कौन आता है? इसका बेटा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बेटा सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम आने के बाद यह क्या करता है कि ये जो सातवाहन साम्राज्य है, इसकी सीमाएं अत्यधिक बढ़ाता है, इसकी सीमाओं को फैलाता है और कुछ साम्राज्य अपने हिस्से में मिला लेता है। तो सातकर्णी प्रथम आने के बाद इस वंश का क्या होता है? विस्तार होता है। विस्तार होने के बाद इनका जो क्या है कि जो महाराष्ट्र में एक वंश था, जिसका क्या नाम था? पश्चिमी क्षत्रप था। इन्होंने महाराष्ट्र में जो एक शक जाति थी, उसे हराकर महाराष्ट्र को अपने कब्जे में ले लिया था। इन्होंने सातवाहन वंश के जो सातकर्णी प्रथम थे, इन्होंने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। जहां पर शक जाति थी, शक साम्राज्य था, उसे हराकर महाराष्ट्र को अपने हिस्से में मिला लिया था। और ये तो किसकी बात हुई? हमने बात कर ली सातवाहन वंश के जो संस्थापक के सिमुक के बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में। और आगे बात करते हैं अभी जो एक प्रमुख और शासक आता है। इस जो सातवाहन साम्राज्य, इसमें जितने भी प्रमुख शासक हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन शासकों के बारे में बात करेंगे। तो सिमुक की बात कर ली, सातकर्णी प्रथम की बात कर ली। अब एक राजा और आता है जिसका क्या नाम है? वो 23वां राजा होता है। कितना? 23वां शासक होता है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसका क्या नाम होता है? नाम होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उस राजा का नाम होता है। वो 23वां शासक होता है। तो ये क्या करता है कि एक साम्राज्य था
पुलमावी साम्राज्य था, पुलमावी। तो पुलमावी साम्राज्य का एक राजा होता है, उस राजा से अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। किससे? पुलमावी राजा होता है। जो पुलमावी साम्राज्य होता है कहाँ पर होता है? उज्जैन में होता है। तो उज्जैन के एक राजा से वह क्या करा देता है? अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद जो उज्जैन का ये राजा होता है, ये क्या करता है? जो गौतमीपुत्र सातकर्णी, इससे कुछ हिस्से छीन लेता है। छीन लेने के बाद वह जो भूभाग छीनता है वो अपने हिस्से में मिला लेता है। और फिर एक शासक और आता है जो सातवाहन वंश में, वो है 27वां शासक। 27वां शासक होता है। जो ये 27वां शासक है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है यज्ञश्री। यज्ञश्री इसका नाम होता है। तो यज्ञश्री क्या करता है? जो उज्जैन का राजा था, उसने जो गौतमीपुत्र सातकर्णी से कुछ हिस्से छीने थे, यह वापस युद्ध करके क्या लेकर लेता है? अपने हिस्से में उन हिस्सों को वापस मिला लेता है। तो ये जो अपनी साम्राज्य, जो वापस इनकी अपने साम्राज्य की सीमाएं बताता है। और ये और क्या क्या कार्य करता है? ये मुद्राएं चलाता है। क्या चलाता है? मुद्राएं, सिक्के चलाता है। किस किस चीज की मुद्राएं चलाता है? ये चलाता है चांदी, तांबे, कांसी और शीशे की यह मुद्रा चलाते। तो हमसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबे, कांसी, शीशे आदि की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो वो चलाई थी 27वां शासक था यज्ञश्री। इन्होंने चलाई थी चांदी, तांबे, कांसी, शीशे की मुद्राएं चलाई थी। और ये जो एक जो सातवाहन साम्राज्य, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान। तो हमसे कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारा पेपर होता है उसमें पूछ लिया जा सकता है कि जो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि देने वाला साम्राज्य कौन था? तो वो था सातवाहन साम्राज्य। और सातवाहन साम्राज्य में कौन था? वो था यज्ञश्री। तो यज्ञश्री ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि देने की जो प्रथा थी चलाई थी। हमसे पूछ लिया जा सकता है कि जो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा किसने चलाई थी? वो चलाई थी सातवाहन साम्राज्य ने चलाई थी। और उसका एक राजा था जिसका क्या नाम था? उसका नाम था यज्ञश्री। तो यज्ञश्री ने सर्वप्रथम क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। तो लगभग सातवाहन साम्राज्य का ज्यादा मोटा इतना बड़ा क्या इतिहास नहीं है, इतना इतिहास है। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना इनकी घाटियों में की थी। आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा नदी है, इनकी घाटियों में की थी, सिमुक में 60 ईसा पूर्व में। और इनका जो पुत्र था सातकर्णी प्रथम, वह क्या करता है? वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इसके बाद इनका बेटा आता है। तो इस तरह से ये क्या है, जो सातवाहन साम्राज्य का मैंने आपको इतिहास बताया, इतना इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उज्जैन के राजा से अपनी पुलमावी साम्राज्य थी उससे विवाह किया था। उन्होंने क्या कर दिया था? इनकी कुछ सीमाएं छीन ली थी। और ब्राह्मणों को भूमि प्रदान करने की सर्वप्रथम प्रथा किसने चलाई थी? सातवाहन साम्राज्य ने चलाई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनकी। और जो मुद्राएं हैं, जो सर्वप्रथम मुद्राएं थी यज्ञश्री ने, वो चांदी, तांबे, कांसे की मुद्राएं चलाई थी। और इनका जो साम्राज्य था वो समुद्र तक था। समुद्र तक क्या था? साम्राज्य था। हमें कैसे पता चलता है? जो कुछ इनके सिक्के मिले, उन सिक्कों पर क्या है? जलपोत के निशान है। क्या जलपोत के निशान भी मिले हैं कुछ सिक्कों के अंदर है। तो ये जो हमारा सातवाहन साम्राज्य है, इसके लगभग इतनी हिस्ट्री है। तो बाकी अगला जो साम्राज्य है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कौन सा साम्राज्य है? यहाँ पर हेडलाइन डाल देता हूँ। तो ये जो अगले साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये जो गुप्त साम्राज्य वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। तो ये जो गुप्त साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में थोड़े चर्चा कर लेते हैं हम। सर्वप्रथम यह देखते हैं कि इसका शासनकाल कितना रहा था। तो ये जो साम्राज्य, इसका शासनकाल रहा था 225 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इनका क्या रहा था? शासनकाल रहा था। तो गुप्त साम्राज्य कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा? 225 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक यह अपने अस्तित्व में रहा था। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो इसकी स्थापना है, वो स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त।
तो एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 225 ईस्वी में क्या की थी, 225 ईस्वी में जो गुप्त साम्राज्य उसकी नींव रखी थी। तो जो श्रीगुप्त है उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है घटोत्कच। तो इनका पुत्र क्या है, घटोत्कच। और घटोत्कच का एक पुत्र होता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इनका पुत्र है। तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि वो क्या है, वो श्रीगुप्त का परपौत्र है। क्या, श्रीगुप्त का परपौत्र है। तो श्रीगुप्त का पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच इनका पुत्र होता है। तो इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। तो आगे बात करते हैं जो अगला शासक होता है उनके बारे में। तो श्रीगुप्त के बाद में उनका पुत्र राजा, जो पौत्र राजा बनता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और इनका शासन काल अब कितने वर्षों तक रहता है, इनका शासन काल रहता है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। 320 ईस्वी से 335 वर्षों तक चंद्रगुप्त जो प्रथम होते हैं इनका क्या रहता है, शासन काल आता है। इन्होंने कब 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक अपने साम्राज्य में राज किया इन्होंने। और इसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो घटोत्कच के बाद बनने वाले राजा थे और इन्होंने जो लिच्छवी वंशजा राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी वंशजा राजकुमार देवी से विवाह किया था, तो कुमार जो लिच्छवी वंश था कुमार देवी से उससे विवाह किसने किया था, उससे किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। किससे, एक लिच्छवी वंश था कुमार देवी थी जिससे विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त साम्राज्य का शासक था। इसका शासन काल था 320 से 335 ईस्वी तक है। यहाँ पर ईस्वी लगा देता हूँ मैं। 320 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का राजा था उसने शासन किया था। इन्होंने लिच्छवी वंशी कुमार देवी से विवाह किया था। और इन्होंने क्या किया था कि जो एक 1919 ईस्वी में नहीं, इन्होंने 319 ईस्वी में एक संवत चलाई थी जिसका नाम था गुप्त संवत। क्या था, गुप्त संवत चलाई गई थी। तो कोई भी एग्जाम पूछ ले जाए कि गुप्त संवत किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब चलाई थी, 319 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाई थी, गुप्त संवत चलाई थी। और इनको एक उपाधि भी दी गई है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका क्या नाम है। जो हमसे पूछ ले जाए कि जो ये महाराजा धीराज की उपाधि वो किसे दी गई थी, तो वो दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इनके बारे में लगभग इंपॉर्टेंट जितनी बातें हैं उनकी बात कर ली है। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ कि जो चंद्रगुप्त है इनका शासन काल रहा था 320 से 335 ईस्वी तक है। और इन्होंने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया था। और इन्होंने 319 ईस्वी में एक संवत चलाई थी जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था गुप्त संवत। और इनको एक उपाधि भी मिली हुई है जिसका नाम है महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिली हुई है। तो फिर इनके बाद इनके पुत्र है वो क्या करते हैं, शासन करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं हमें। तो इनके बाद शासन कौन करता है, इनका पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम का, उनका नाम है समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त का पहले देखते हैं शासन काल कितना है। तो इनका शासन काल है 305 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। 305 ईस्वी से 380 ईस्वी तक है, सॉरी 305 नहीं, यहाँ पर 335 है। 335 तक इनके पिताजी ने शासन किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। 335 से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन काल रहता है। और इनका जो आदर्श है वो आदर्श क्या था, इनका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय और एकीकरण इनकी नीति थी। तो ये जो शासक थे समुद्रगुप्त, ये दिग्विजय और एकीकरण पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। इन्होंने इनकी एक बेटी थी जिनका विवाह एक राजा से कराया था, इसकी बात आगे करेंगे हमें।
तो एक हरिसेन की इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसमें जो समुद्रगुप्त की सेना के बारे में बताया गया है कि इनकी कितनी विशाल सेना थी। तो एक हरिसेन नाम व्यक्ति था जिनकी एक इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें इनके जो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान है इनके बारे में बताया गया है, इनकी सैन्य ताकत के बारे में बताया गया, मतलब प्रशंसा की गई है। ये वहीं पर जो इलाहाबाद प्रशस्ति है अशोक के द्वारा भी यहाँ पर क्या लिखा गया, एक अभिलेख लिखा गया है। और जो ये इलाहाबाद प्रशस्ति है इसके अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारे थे, समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारे थे, कोई भी युद्ध इनके द्वारा हारा नहीं गया था। सभी जितने भी इन्होंने युद्ध किए थे सभी युद्धों में क्या हुई थी, इनकी विजय हुई थी। और इन्होंने क्या किया था, एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। किसके द्वारा, जो गुप्त साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ कराया था वो कौन था, वो था समुद्रगुप्त। और अपने इनके जो हमें सिक्के मिलते हैं उनके ऊपर भी हमें अश्वमेध प्रतिमा दिखाई देती है, अश्वमेध यज्ञ का नाम दिखाई देता है। जो इनके सिक्के मिलते हैं उनके द्वारा एक सिक्का और मिला है, उससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो क्या थे, संगीत प्रेमी भी थे। क्या थे, संगीत प्रेमी। कैसे पता चलता है कि जो एक सिक्का मिला है उसके ऊपर एक व्यक्ति की प्रतिमा है, उसमें हाथ में क्या है, वीणा ली हुई है, हाथ में वीणा ली हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये समुद्रगुप्त है। जो एक व्यक्ति है सिक्के के ऊपर उसके हाथ में क्या है, वीणा है। वो वीणा में क्या लिखा, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में वीणा है, इससे पता लगाया अनुमान लगाया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो कौन है, समुद्रगुप्त है। और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। जो आपको मैंने बता दिया इनके बारे में, जो इनके आदर्श थे वो दिग्विजय और एकीकरण था, साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे। हरिसेन ने इलाहाबाद के सैन्य अभियान में इन सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया है कि इनके कितने ताकतवर सैनिक थे, कितने सैनिक थे। और इन्हें उस इलाहाबाद प्रशस्ति में यह भी लिखा गया है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था। और संगीत प्रेमी भी थे, जो एक हाथ में जो सिक्का है उसमें हाथ में वीणा लिए हुए ये दिखते हैं, इससे हमें पता चलता है। अब आगे बात करते हैं। तो अगला जो शासक है वो कौन है, समुद्रगुप्त के बाद में एक राजा बनता है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, आपको बताया था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इनका शासन काल वो कितना रहता है, 380 से 412 तक इनका शासन काल रहता है। 380 से 412 ईस्वी तक क्या रहता है, इनका शासन काल रहता है। तो किसका रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का 380 से 412 तक इनका क्या रहता है, शासन काल रहता है। तो ये भी अपने पिताजी की तरह साम्राज्यवाद में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। ये भी दिग्विजय नीति का अनुसरण करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक देवराज नाम का व्यक्ति था जिससे अपनी पुत्री का क्या करा दिया था, विवाह कराया था। देवराज से पुत्री का विवाह करवाया था। तो जब इनके जो इसकी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, देवराज से करवाया था। और जब इनके उस अपनी पुत्री के पति की मृत्यु हो गई तो इनकी पुत्री ने क्या किया कि अपना छोटा सा पुत्र था उसे गद्दी पर बैठा दिया और खुद क्या बन गई, वास्तविक राजा बन गई। तो ऐसे ये क्या करते थे, दिग्विजय नीति में विश्वास रखते थे। क्या हुआ कि जैसे भी जब इनके पुत्र की पति की मृत्यु हो गई तो इनका जो साम्राज्य था किसके पास आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास आ गया था। और ये कहाँ का राजा था, ये राजा था वाकाटक का। यहाँ पर लिख देता हूँ, वाकाटक का शासक था। तो वाकाटक के शासक से अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता है। और उसके बाद जब उसकी पुत्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पुत्री ने क्या किया था, जो अपना छोटा सा पुत्र था उसे गद्दी पर बैठाकर आप क्या बन गई थी, राजा बन गई थी। तो इनके बारे में कुछ अधिक बातें नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें। इन्होंने क्या किया था, मालवा और गुजरात को भी अपने हिस्से में मिला लिया था। मालवा और गुजरात का जो हिस्सा था, गुजरात, मालवा और गुजरात को क्या कर लिया इन्होंने, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। इनका जो शासन काल वो 380 से 412 ईस्वी तक रहता है। और एक वाकाटक का राजा होता है देवराज, जिसे अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता है। और जब पुत्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो साम्राज्य को अपनी ओर मिला लिया जाता है। और इन्होंने मालवा और गुजरात के जो हिस्से थे उनको भी क्या कर लेते, अपने भाग में मिला लिए थे। अगले राजा के बारे में बात करते हैं।
तो जो अगला शासक है वो कौन है, वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य उनका पूरा नाम है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का पहले ये देखते हैं कि इनका शासन काल कितना है। तो इनका शासन काल रहता है 414 से 455 ईस्वी तक है। 414 से 455 ईस्वी तक जो ये कुमारगुप्त महेंद्रादित्य इनके द्वारा शासन किया जाता है। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ये देखते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक से माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है। तो सर्वप्रथम इनके बारे में यही एक बड़ी बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, उसकी नींव किसने डाली थी। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। और ये जो राज्य जो एक पुष्यमित्र जो सुंग के साथ संस्थापक है, पुष्यमित्र सुंग, उनके साथ भी क्या किया था, युद्ध किया था। पुष्यमित्र सुंग के साथ इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। और युद्ध में जीत किसकी हुई थी, कुमारगुप्त की ही जीत हुई थी। और पुष्यमित्र की क्या हुई थी, हार हुई थी। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक बार रिपीट करा देता हूँ। कुमारगुप्त का शासन काल है 414 से 455 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और जो सुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग, उनके साथ भी इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। तो अगला शासक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन शासकों की ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम है द्वितीय, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है। तो अगला शासक है उसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो इनका शासन काल कितना रहता है वो देख लेते हैं हम। इनका शासन काल है 455 से 467 ईस्वी तक क्या रहता है, इनका शासन काल रहता है। स्कंदगुप्त का शासन काल रहता है 455 से 467 ईस्वी तक है। और ये जो स्कंदगुप्त है वो कुमारगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, फिर भी ये क्या बन गए, राजा बन गए। ज्येष्ठ पुत्र क्या के नहीं थे, लेकिन इनके अंदर जो दिमाग था उसके कारण क्या बन गए, राजा बन गए। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। तो स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया था, जो हूण थे, जो मलय जाति थी, जो मध्य एशिया से आई थी, उनका भी विद्रोह किया था, उनसे भी दमन किया था। उन्होंने बहुत बार स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया। जो मलेच थे, जिन्हें हूण भी कहा जाता था, मलेच, उनके साथ क्या किया था, युद्ध किया था। और आखिर में उन्होंने जो ये स्कंदगुप्त है, इन्होंने क्या किया, जो मलेच जाति थी उनको क्या कर दिया, हरा दिया था। और लास्ट में जीत किसकी हुई थी, स्कंदगुप्त की आखिर में क्या हुई, जीत हुई थी। इन्होंने क्या किया, जो मलेच जाति थी उससे बहुत बार विद्रोह हुए, लेकिन आखिर में स्कंदगुप्त की ही क्या हुई, जीत हुई थी। और इन्होंने एक कार्य भी और किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक झील बनवाई गई थी। इस झील का क्या नाम था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उसका क्या करवाया था, उसका करवाया था जीर्णोद्वार। जीर्णोद्धार कराया था। तो पूछ ले जाए कि जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, वो करवाया था स्कंदगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का शासक था। और ये सुदर्शन झील किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा यह सुदर्शन झील बनवाई गई थी। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट शासक इस जो गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में बात कर लेते हैं, कर ली है। अब बात करेंगे हम कि जो भी इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक जो हमें हर एक एग्जाम में पूछी जाती है कि इन्होंने किसका निर्माण कराया, उसके बारे में बात करते हैं। तो सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां दी गई है गुप्त साम्राज्य के द्वारा, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो गुप्त साम्राज्य है इसका बहुत अस्तित्व रहता है सांस्कृतिक उपलब्धियों में। कोई भी एग्जाम इसे 1 या 2% तो पूछ लिए जाते हैं। तो जो भारत की संस्कृति है उसके इतिहास में सबसे बड़ा सांस्कृतिक उपलब्धियां दी गई है वो गुप्त साम्राज्य के द्वारा दी गई है।
2000। इनके शासनकाल में मैंने बता दिया कि जो ब्राह्मण थे, नहीं सॉरी, वो सातवां काल के शासनकाल में थे। उनके काल में जो भी जितने भी भारत में महान व्यक्ति हुई है, जैसे गणितज्ञ है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, जितने भी जितने भी गणितज्ञ है वो सभी इनके शासनकाल में होते। और जो भी जितने बड़े लेखक है जैसे कालिदास, ये भी क्या हुए थे, इनके शासनकाल में हुए थे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ। तो कालिदास की एक पुस्तक लिखी हुई है, उसका क्या नाम है, मृच्छकटिकम। यहाँ पर लिख देता हूँ मृच्छकटिकम जो पुस्तक है। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, कालिदास है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मृच्छकटिकम। तो ये किस साम्राज्य के अंदर हुए थे, ये गुप्त साम्राज्य के अंदर हुए थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है मृच्छकटिकम। आपको कोई भी एग्जाम पूछ ली जाती है तो इसे ध्यान से देख लीजिए, क्या नाम है, मृच्छकटिकम। और एक व्यक्ति और आता है जिसका क्या नाम है, शूद्रक विशाखादत्त और अमर सिंह है। ये जो क्या है, ये सभी एक लेखक है, इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। जो भी जितने भी बड़े बड़े लेखक थे वो किस साम्राज्य के अंदर हुए थे, वो हुए थे गुप्त साम्राज्य के अंदर। जो कालिदास है, शूद्रक है, विशाखादत्त, अमर सिंह है, ये सभी गुप्त साम्राज्य के अंदर ही हुए थे। और आगे बात करते हैं जो प्रसिद्ध गणितज्ञ है, कौन है, गणितज्ञ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन कौन है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये जितने भी प्रसिद्ध क्या गणितज्ञ, ये इसी के जो गुप्त साम्राज्य इसी शासन काल में हुए थे। यहाँ पर लिख देता हूँ आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो ये जितने भी गणितज्ञ हुए ये गुप्त साम्राज्य के अंदर ही हुई है। इन्होंने जो सर्वप्रथम शून्य या दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस साम्राज्य में हुआ था, वो था गुप्त साम्राज्य में। पूछ लिया जाए कि जो दशमलव प्रणाली है तो इसका आविष्कार किस साम्राज्य में हुआ था, वो हुआ था गुप्त साम्राज्य के अंदर ही हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, जो लोगों से कर लिया जाता था सुल्तानगंज में एक कर लिया जाता था, उस कर को क्या किया था, इन्होंने हटाकर बहुत कम कर दिया था। पहले 1/4 लिया जाता था, फिर इन्होंने क्या किया था, 1/7 इस कर को कर दिया था। तो आपको बता दिया कि इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां इसके बारे में मैंने बताया कि जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए इन्हीं के साम्राज्य में हुए हैं, इसी काल के अंदर हुए हैं। और जितने भी प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए वो भी क्या हुए हैं, इसी के साम्राज्य में, इन्हीं के साम्राज्य में हुए हैं। तो चलिए अब इनके बाद जो समाज कैसा था गुप्त काल में उसके बारे में बात करते हैं। जो गुप्त काल समाज में क्या क्या प्रथा थी, क्षत्रियों की दशा कैसी थी, उस बारे में बात कर लेते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आपको मैंने इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उनके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्तकालीन समाज, तो गुप्तकालीन समाज में क्या थी कि जो ब्राह्मण थे वो सर्वोच्च भाग में रहते थे। ब्राह्मणों का जो पद था वो क्या था, सर्वोच्च था। ब्राह्मणों का पद सर्वोच्च था। सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों का पद क्या था, सर्वोच्च। इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था अध्ययन, लोगों बच्चों को पढ़ाना। तो इनका क्या था, कार्य था। ये जो गुप्तकालीन समाज इसमें क्या थी, वर्ण व्यवस्था लागू थी। जो 4 वर्ण थे वो इस समाज में थे। तो ब्राह्मणों का कार्य आपको मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं क्षत्रिय के बारे में। क्षत्रिय जो जाति थी, जो ये जो वर्ण था, इसका क्या कार्य था, इसके था लोगों की रक्षा करना। तो पूछ ले जाए कि जो गुप्तकालीन समाज था उसमें क्षत्रिय जो वर्ण था उसका क्या कार्य था, उसका कार्य था लोगों की रक्षा करना, ब्राह्मणों का अध्ययन करना, बच्चों को पढ़ाना। ये कार्य किसका था, ब्राह्मणों का था। अब 2 वर्णों की बात कर ले। 3 नंबर वर्ण है वैश्य। तो वैश्य का क्या कार्य था, वैश्य का कार्य था वाणिज्य और व्यापार।
तो गुप्तकालीन समाज में वेश्या का क्या कार्य था? वाणिज्य और व्यापार इनका कार्य था। और 4 नंबर जो वर्ण है वो कौन सा? वो है शूद्र। तो शूद्र का क्या कार्य था? शूद्र का केवल एक ही कार्य था, राजा और इन जो ब्राह्मण थे इनकी सेवा करना। सेवा करना क्या था? कार्य था। तो सबसे नीचे कौन थे? शूद्र थे। शूद्र का कार्य था लोगों की सेवा करना था। ब्राह्मण का था जो पद सर्वोच्च था, इनका अध्ययन करना, बच्चों को पढ़ाना, क्षत्रियों की लोगों की रक्षा करना। और जो वैश्य थे, वाणिज्य व्यापार, शूद्र थे, उनकी सेवा करना। तो ये तो क्या थे? ये लोग जो 4 वर्ण थे उनके कार्य थे। अब आगे और बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रथाएं लागू थी। तो गुप्त काल में हम कह सकते हैं कि क्षत्रियों की दशा क्या थी? अच्छी थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, दशा अच्छी थी। तो यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कोई भी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसके साथ पति के साथ पत्नी की जो उपस्थिति वो क्या थी? अनिवार्य थी। जो भी जितने भी यज्ञ किए जाते थे उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति क्या थी? अनिवार्य थी। पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य। तो ये जो स्त्रियों की दशा थी हम कह सकते हैं कि जो गुप्तकालीन समाज था उसी में अच्छी थी। और जब अगर कोई भी राजा की पुत्र नहीं होता था, मान लीजिए कोई राजा उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उस राजा के मृत्यु के बाद जिस राजा की जितनी भी संपत्ति थी उस पर अधिकार पत्नी का हो जाता था, पत्नी का अधिकार हो जाता था। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद जितनी भी उसकी संपत्ति है तो उस संपत्ति पर अधिकार किसका होता था? वो होता था पत्नी का। तो ये जो गुप्तकालीन साम्राज्य है उसकी जो जितनी भी समाज के बारे में बातें हम कर ली है। तो ये जो आज मैंने आपको बताया 2 वंशों के बारे में बताया, सातवां वंश और गुप्तकालीन वंश के बारे में बताया है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको मैं 2 वंशों के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 4 आपके लिए मैं जल्द लेकर आऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करके ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कक्षा 10 के यूनिट 1 है। और आपको अगर और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।